नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज खास कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की, जहां प्रशासन ने आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर न केवल काबू पाया, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम आज खुद बताएंगे कि कैसे जिले ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर हैं रतलाम के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। कोरोना अपने आप में एक जंग है और बीच में जो हालात थे तो ऐसा लगता था कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसे शुरुआत की, क्योंकि जो हालात हो गए थे उसके बाद तो क्योंकि ना ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने कहां से और कैसे शुरुआत की ताकि केसेस पर लगाम लगाया जा सके? नमस्कार। अप्रैल के मध्य से जो कोरोना पीक पे पहुंचा था पूरे भारत में, और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था। रतलाम भी सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में एक था। संक्रमण की रफ्तार यहाँ बहुत अधिक थी, 35 से 40% संक्रमण की रफ्तार थी। और मुझे यहाँ भेजा गया मई के प्रथम सप्ताह में। उस समय कोरोना पीक पे था, 400 से ज्यादा केसेज प्रतिदिन निकल रहे थे। और स्थिति ये थी कि अस्पताल भरे हुए थे, जबकि की ऑक्सीजन और बाकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अस्पतालों में बिस्तर का संकट था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना फैल रहा था। और हमारी सबसे बड़ी चिंता तात्कालिक ये थी कि शहरों में कंट्रोल थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार बहुत बड़ा होता है और थोड़ा रिपोर्टिंग का भी एक संकट होता है, जानकारी भी थोड़ी विलंब से मिलती है। तो ये चैलेंज था कि ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण को कैसे कंटेन करा जाए और शहर में जो स्थिति बिगड़ रही है उसको भी कैसे काबू में किया जाए। ये दो चैलेंज मेरे सामने थे। लेकिन जो सबसे बड़ा संबल था वो ये था कि शासन का भरोसा था कि इसको, कोरोना को कंट्रोल करना है। और एक तरह से मुझे इस काम के लिए फ्री हैंड दिया गया था कि आप इसको, जो भी वैध तरीका है, आप सख्ती से और प्रभावी तरीके से आप इसको कंट्रोल में लाएं, क्योंकि लोगों की जान माल को की सुरक्षा, जान की सुरक्षा पहला दायित्व था। सबसे पहले हम लोगों ने इंश्योर किया कि ये हॉटस्पॉट चिन्हित करे जाए, कहाँ केसेस ज्यादा निकलता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था वो रतलाम शहर और रतलाम शहर से लगे हुए ग्रामीण इलाके थे। कुल ऐसे 30 गांव थे जहां रतलाम शहर से लगे हुए, जहां पे मरीजों की संख्या, जो पॉजिटिव पेशेंट थे उनकी संख्या 50 से ज्यादा थी। और ये वैसे गांव थे जहां पे परंपरागत तरीके से हाट बाजार लगते हैं। आमतौर पे आदिवासी इलाका भी रतलाम जिले में है, जहाँ पे गाँव के लोग हाट बाजार के लिए आते हैं और वो हाट बाजार के लोग अपनी खरीदारी रतलाम से करते हैं। एक पूरी एक चेन थी। तो पहला काम हम लोगों ने ये किया कि सभी गांवों को सख्ती से कंटेन किया, वहां के लोगों को भरोसे में लिए, गांव के प्रमुख लोगों से बात करी और कहा कि अभी आपको अगले 15 दिन आपको गांव में किसी को भी घर से नहीं निकलना है। एक तरह से कंप्लीट कर्फ्यू का माहौल था। गांव में आमतौर पे लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती, लोगों के पास खाने पीने की कमी नहीं होती। और हमने ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की, राशन दुकानें खुली हुई थी। और गांव में जो रतलाम में या मालवा में या पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि लोग सहज रूप से एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं, जो आम आदमी है अपनी क्षमता के अनुसार। तो वो एक तंत्र भी पैरेलल काम करने के लिए तैयार था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जरूरत है खाने पीने के सामान की या अन्य किसी सहायता की, तो वो उपलब्ध थी। तो वो संकट नहीं था कि कोई व्यक्ति भूखा रह जाएगा या किसी को जो बेसिक चीजें वो नहीं मिलेगी। गांव के लोगों ने सहयोग किया, जो ग्राम रक्षा समिति थी, गांव के कुछ युवा लड़के थे, अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं थी, इन सबने सहयोग किया। और उसका परिणाम ये था कि 15 दिन कंप्लीट कर्फ्यू रहा। और इसी दौरान हमने इन गाँव में एक एक घर का सर्वे शुरू किया। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही योजना थी, किल कोरोना फ्री के नाम से। और इसका टारगेट ये था, हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम, आशा वर्कर्स, इन सबको इन्वॉल्व करके हमने एक अभियान चलाया रतलाम में अलग से कि हर घर पे हमें दस्तक देनी है और कोई भी घर नहीं छूटे। इसका फायदा ये हुआ कि हमारा ये अनुभव रहा था कि लोग देर से अस्पताल में पहुंच रहे थे
जब देर से अस्पताल में पहुंचते थे तो निश्चित तौर पे खतरा ज़्यादा होता था और उनके ठीक होने की संभावना कम होती थी। तो हम लोगों ने जो ये किल कोरोना सर्वे जो राज्य शासन की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना शुरू किया, तो हमने 7 दिनों में पूरे जिले के एक एक घर का सर्वे कर लिया। सर्वे बहुत बेसिक था, उसमें जी। तो बहुत बड़ा प्रपत्र नहीं था, सिर्फ ये पता करना था कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, उसमें किसी को सर्दी खांसी के लक्षण तो नहीं है या व्यक्ति कहीं बाहर से तो नहीं आया है। तो पूरे जिले में उस समय हमें 3,500 से 4,000 लोग ऐसे मिले जिनमें इस सर्दी खांसी के लक्षण थे। जी। फिर हमने इनकी टेस्टिंग, उसमें बहुत सारे लोगों को सबको दवा दी और इनका टेस्टिंग सैंपलिंग लेकर टेस्ट कराया कोरोना का। काफी लोग पॉजिटिव मिले और हमने ये देखा कि अगर गांव में पेशेंट को वहीं उसके घर में छोड़ दें तो उसके परिवार के संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर हमने इसके लिए कोविड केयर सेंटर बनाया, जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट को हम उनके घर से अलग करके कोविड केयर सेंटर में रखते थे। कोविड केयर सेंटर में इस तरह की व्यवस्था थी कि किसी को असुविधा ना हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था तो थी, योगा क्लासेज भी होते थे, बाकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं थी। तो एक बार लोगों का भरोसा जमना शुरू हो गया कि कोविड केयर सेंटर हमारी देखभाल के लिए है और यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था थी। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जो लोग भर्ती हो रहे थे, उनका एक डेटा एनालिसिस किया कि ये कहाँ से भर्ती होके आ रहा है, मतलब किस गांव से आ रहे हैं, किस क्षेत्र से आ रहे हैं। और आमतौर पे मई के प्रथम सप्ताह में जो भी लोग आ रहे थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो 5 दिन 7 दिन घर पे इलाज करा के आ रहे थे। तो फिर हमने उस कैचमेंट एरिया पे ध्यान दिया कि ऐसे इलाकों में जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ का फिर से सर्वे करा के हर व्यक्ति को बेसिक दवा दे दी जाए सर्दी खांसी बुखार की। गवर्नमेंट ने एक किट बनाई थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे जिले में हमने इन बेसिक दवाओं की 50,000 से ज्यादा किट बांटी लोगों को और इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। फिर हमने जिन गांव में पेशेंट आ रहे थे वहाँ एक स्टडी की, तो पता चला कि जो ये डॉक्टर क्वैक्स होते हैं, ऐसे डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती लेकिन गांव में इलाज करते हैं, उनके पास पेशेंट 3-4 दिनों तक इलाज करा रहे हैं और वो टाइफाइड और बाकी चीज़ों का इलाज कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा उन पर नियंत्रण किया, क्योंकि कुछ लोगों पे कड़ी कार्रवाई की और कुछ लोगों को ये कहा कि आपको यही दवा देनी है, इसके अतिरिक्त कोई दवा नहीं देनी और आपको तुरंत इनको नजदीकी हेल्थ सेंटर है वहाँ भेजना है। इससे भी असर पड़ा। दूसरा, रतलाम शहर में सिटी स्कैन और इसके सेंटर थे, इनसे भी हमने पर डे डेटा लेना शुरू किया कि आपके यहाँ पर डे कितने लोग सिटी स्कैन कराने आते हैं और उनकी रिपोर्ट क्या है, मतलब उनकी सीरियसनेस क्या है। तो ऐसे 300 लोग सर्वे ने बहुत हेल्प की। सर एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि अगर हम घर में ही रहने देते कोविड पॉजिटिव को तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि घर में जो साथ में लोग हैं उनको कोविड हो जाएगा। कई जगह ऐसा देखा है कि ग्रामीण समझने को तैयार नहीं होते थे पहले तो कि कोरोना एक बहुत ही घातक और ख़तरनाक बीमारी है। कई जगह हमने देखा है कि लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, अच्छा खाओ पियो, कोरोना कुछ नहीं करेगा। ये बातें कहीं देखने को मिली हैं। क्या मुश्किल था उन लोगों को समझाना, अगर ऐसे कुछ लोग आपको मिले हों कि भाई ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और आपको समझना होगा कि इसके लिए आपको एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है? आपका कहना एकदम सही है। शुरू में जो कोरोना की फर्स्ट फेज थी उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन पहले ही हो गया था। सेकेंड फेज में शुरुआती समय में दिक्कत आई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रत्येक गांव में कुछ पेशेंट सीरियस हो गए थे और लोगों ने उसकी गंभीरता देख ली थी। फिर उनको कन्विंस करना पड़ा कि हमने जो कोविड केयर सेंटर बनाए थे आमतौर पे बहुत दूर नहीं बनाए थे, आमतौर पे किसी भी गांव से 4-5-6 गांव का एक कॉमन कोविड केयर सेंटर बनाया था, जहाँ पे उनके परिचित लोग ही थे। उससे भी एक फायदा मिला। ऐसा नहीं था कि हम कोविड केयर सेंटर में उनको उठा के हम जिले में ला रहे थे। तो लोकल एरिया, हमारे जिले में पूरे 40 कोविड केयर सेंटर काम कर रहे थे। तो गाँव के समूह के बीच में एक कोविड केयर सेंटर बनाने से फायदा हुआ। दूसरा, उसकी व्यवस्था का जिम्मा वहाँ के स्थानीय लोगों ने संभाला हुआ था। मेडिकल हेल्प के अलावा जो बाकी जरूरतें होती है, खाने पीने की व्यवस्था, ये बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर की थी। तो लोगों को एक भरोसा ये भी बन गया था कि ठीक है हमारे बीच के लोग हैं जो हमारी देखभाल करेंगे। एक कॉन्फिडेंस मेजर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। और फिर हमने
उन गांव के लोगों से कई जगह इनको इस बारे में सेंसिटाइज किया, इनको बताया कि अगर आप ज्यादा देर करेंगे, आपके आसपास ऐसे उदाहरण हैं जहां कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो कोविड आमतौर पे एक सामान्य बीमारी नहीं है, ये सामान्य तब है जब इसका सही समय पे इलाज हो जाए। बिल्कुल, ये चुनौती ज़रूर रही होगी कि लोगों को समझा पाना। सर, एक चीज़ और, अब तो केसेस काफ़ी कंट्रोल में हैं। अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग 400 या 400 से थोड़े ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि अब अनलॉक और अनलॉक के बाद अब ज़्यादा डर है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन था लोग अपने घरों में थे, चेन टूटी, केसेस काफ़ी कम हुए और लोगों को इलाज भी मिला। लेकिन अब जब अनलॉक होता है, जैसा पिछली बार हुआ, लोग भूल जाते हैं कि कोविड जैसी कोई बीमारी थी या है। वो उनको लगता है कि सब बाहर हैं, तो लोगों के मन में वो डर नहीं रहता, क्योंकि वो डर इसलिए ज़रूरी है। अगर वो डर है तो आप सारे नियमों का पालन करेंगे कोविड के और आप उससे बचे रहेंगे। अनलॉक के बाद कई तस्वीरें भी ऐसी आई हैं कि बाजार में भीड़, लोग मास्क नहीं लगा रहे, तो लोग समझ नहीं पा रहे। इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, आपने सही कहा, कोविड अनुकूल व्यवहार की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, हम लोगों ने इस पर फोकस किया है। बहुत सारी टीमें शहर में बनाई हैं, सेक्टर के रूप में उनका बंटवारा किया है। हमारी टीम सुबह से निकलती है और देर रात तक रहती है, एक्सक्लूसिव टीम है। दो तरह के तरीके अपनाए, एक तो लोगों को बताया जाए, दूसरा सख्ती करी जाए। हम लोग उस पर काफी फाइन कर रहे हैं। रतलाम जिले में प्रतिदिन 40 से 50 हजार रुपए की फाइन हो रही है। मतलब 400-500 लोग ऐसे मिल रहे हैं जो मास्क का सही ढंग से मास्क नहीं लगा रहे हैं। मेरा जो अनुभव है, लोगों के मन में मास्क के प्रति जागरूकता हुई है। लोग मास्क आमतौर पर लगा रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, इसके पालन में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। और ये तभी संभव है, देखिए, आमतौर पे हमारे शहरों में आबादी सघन है, तो कोविड अनुकूल व्यवहार के बारे में और उसके साथ साथ सख्ती भी करते हुए ये हमें अपने जीवन का एक अंग बनाना होगा। मैंने कई अपीलें जारी की, लोगों से बात करी कि व्यापार रोजगार इन सारे कठिन समय में भी चल सकता है अगर हम अनुशासित होकर ये काम करें। और दूसरा फोकस हम वैक्सीनेशन पे कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली इस तरह की सख्ती बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, इसलिए कि सरकारी अमले के पास बहुत सारे दूसरे तरह के काम भी हैं। अभी तो ठीक है, हम लोग काफी काम कोविड में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो या तो एक आत्मानुशासन हो, दूसरा वैक्सीनेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। और उसका एक परिणाम यह है कि रतलाम शहर में जो 45+ के जो डेटा है हमारे पास, उसमें 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारा टारगेट है, वैक्सीन की उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारा टारगेट है कि हम पूरे जिले में एटलीस्ट 90% लोगों का वैक्सीनेशन करें। और ये संभव है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन के प्रति मन में दुराग्रह आज से 2 महीने पहले था, अब वो नहीं है। अब लोग कन्विंस हो रहे हैं, उन्होंने कोरोना की विभीषिका झेली तो, और उनके सामने ऐसे उदाहरण हैं। मैं भी कई बार उदाहरण देता हूं कि मुझे भी कोरोना हुआ था, मुझे दोनों वैक्सीन लगी थी और इसके कारण मैं संक्रमित तो हुआ लेकिन ठीक हो गया और 15 दिन के बाद आके काम करने लगा। तो और ऐसे कई लोगों के उदाहरण सामने हैं जिनको अगर वैक्सीनेशन के बाद एक तो कोरोना होने की संभावना कम, और अगर हो भी गया तो आदमी सीरियस नहीं होता। शुरू में कुछ भ्रांतियां यहाँ कई गांवों में फैलाई गई थी कि वैक्सीनेशन से डेथ हो गई है, जबकि वो डेथ नेचुरल थी। उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब गांव में उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। तो ये 2 चैलेंज तो अभी अगले 2 महीने रहेगा। एक तो कोविड अनुकूल व्यवहार के बारे में लोगों को जागृत करना, और दूसरा वैक्सीनेशन को 90% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराना, जिससे संक्रमण के खतरे कम हो। तो ये समय तो बड़ा चैलेंजिंग है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल चुनौती भरा है। और जो आपने कहा वैक्सीनेशन की बात की, मेरा सवाल भी था आपसे कि वैक्सीनेशन काफ़ी कारगर है, लेकिन लोगों को ये समझा पाना कि ये कारगर है ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लोग आने वाले बुखार से डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब वैक्सीन लगने के बाद जो बुखार आ रहा है वो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक तो आपने बताया कि उनको समझाना, अब समझाया ही जा रहा है और धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। दूसरा, वैक्सीन की आपूर्ति और वैक्सीन किस तरीके से लगेगी। 18+ वालों को भी लगनी है, और अब तो बहुत सारे ऐसे हैं 18+ में भी जिनको दूसरी डोज लगनी होगी, अब उसका भी समय अवधि बढ़ा दी गई है। और 45+ वाले बहुत सारे लोग जो दूसरी डोज के लिए अब इधर उधर जा रहे हैं, तो उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, 45+ के दूसरे डोज की समयावधि बढ़ गई थी, और अभी भी जिले में जो प्लान आता है वैक्सीनेशन का, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसकी समय अवधि खत्म हो गई और उसको वैक्सीन न मिला। हमारे पास एक बफर स्टॉक है जो
वो स्टॉक हम हमेशा रखते हैं जो सेकेंड डोज के लिए है। तो हमारे पास एक डेटाबेस ऑलरेडी, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, तो हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हमें यह मालूम रहता है कि अगले सप्ताह में कितने लोगों को सेकेंड डोज की वैक्सीन लगने वाली ड्यू। तो वो उतनी उपलब्धता तो हम हमेशा सुनिश्चित रखते हैं। इसलिए आपको इस तरह की कहीं भी ऐसे केसेस नहीं मिलेंगे जहां पे कोई व्यक्ति इसका समय खत्म हो गया हो और वैक्सीन न होने के कारण उसको वैक्सीन न लगी हो। चैलेंज 18 प्लस के वैक्सीन में है, क्योंकि 18 प्लस में सारे लोग उत्सुक हैं वैक्सीन लगाने को, और अभी आपूर्ति धीरे धीरे आ रही है। लेकिन मुझे लगता है जुलाई महीने में, देखिए अपने आप में पूरे देश में 125 करोड़ के देश में वैक्सीन लगाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। और मैं इस बात को कोट करता हूँ कि हमारे देश में तब भी 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो चूंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इसलिए सप्लाई में भी थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जहां तक जिस तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, उससे लगता है कि जुलाई माह से वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी, और हम जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम अपनी पॉपुलेशन का 80 से 90% लोगों की वैक्सीनेशन कर पाएंगे। एक बात और मैं जानना चाहूँगी सर, वो ये कि कोरोना के चलते अप्रैल में, मई में, और मई में तो खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि शादी विवाह अभी टाल दे तो बहुत बेहतर होगा। अब क्योंकि लोग अब जो भी शुभ मुहूर्त होगा उसमें चाहेंगे कि शादियां हो जाएं, तो अब उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं? क्योंकि पिछले साल देखा गया कि जैसे ही कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, केसेस कम आए, तो लोगों ने धड़ल्ले से शादियां की और जमकर उसमें भीड़भाड़ दिखी, जिसकी वजह से कोरोना फिर वापस आया। और भी सारी वजह थी, लेकिन एक ये भी थी कि भीड़भाड़ इकट्ठी हो रही थी। और जब हम शादी जैसे समारोह में होते हैं या घर की शादी होती है तो कोई मास्क नहीं लगाता, सबको लगता है अरे यहाँ पे तो किसी को नहीं होगा, लेकिन उसका असर देखने को बाद में मिलता है, उसके परिणाम बाद में भुगतने को मिलते हैं। तो अब उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन अभी वर्तमान में, हम उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हमने इस मामले में कहीं कोई कोताही नहीं बरती, और लोगों को ये मैसेज भी क्लियर कर दिया कि आपको गाइडलाइन का पालन करना होगा। एक तो पहले आपको शादी के लिए परमिशन लेनी होगी। तो सरकार की गाइडलाइन है कि दोनों पक्ष के 10 लोग रहेंगे। हमने सारे मैरिज गार्डन वालों को ताकीद किया हुआ है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी अगर शादी में लोग ज्यादा आते हैं। फिर हमने अपने जिले में ये एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कहा है कि आप लोग वैक्सीनेशन कराइए। पहले 7 दिन पहले एप्लीकेशन दीजिए, वैक्सीनेशन कराइए, वैक्सीन की व्यवस्था हम करेंगे। अभी एक अच्छी बात यह है कि शादियों का जो मेन मुहूर्त है वो निकल चुका है, तो अभी बहुत शादियां नहीं है। लेकिन हमने इस पर सख्ती की हुई है, क्योंकि हमने थोड़ी भी ढील दी इसमें तो स्थिति बेकाबू हो सकती है, और रतलाम ने ये विभीषिका झेली हुई है। तो लोगों की मनस्थिति थोड़ी अब इस तरह की हो चुकी है कि लोग सावधानी बरतने, नियमों का पालन करने के लिए तैयार होते हैं। अक्टूबर नवंबर से अब शादियों के मुहूर्त शुरू होते हैं, तो फिर उस टाइम पे पिछले साल की तरह जाहिर है बल्क में शादियां होंगी सर, और उस टाइम पे लोग शादियां करेंगे। तो ये समझा जाए कि तब तक बहुत सारे लोग वैक्सीन लग चुकी होगी तो खतरा कम है, या फिर तब भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, वैक्सीन भले ही लोगों को लग गई हो तब भी? देखिए, शादियों में भीड़ के संबंध में गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन हो, अभी तो 20 लोगों का है, उसमें निश्चित तौर पर कुछ रिलैक्स होगा क्योंकि लोगों की मांग है, वो फॉलो करेंगे। लेकिन टारगेट यही रहेगा कि उस समय तक हम मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन करा दें। देखिए, आप एक बात से सहमत होंगे कि जो सेकेंड वेव आया था, तो इसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग या जो लोग आगे काम कर रहे थे अस्पतालों में, वो लोग काफी हद तक सुरक्षित रहे क्योंकि उनका वैक्सीनेशन पहले हो चुका था। अगर वो फ्रंटलाइन वर्कर नहीं होते तो हमारी स्थिति क्या होती, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बात भी मैं लोगों को समझा रहा हूँ, लोगों को समझ में भी आ रही है कि अगर फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन नहीं होता तो कोरोना का सेकेंड फेज की लड़ाई हम लड़ने में हमें बहुत दिक्कत आती, क्योंकि हमारा अगर फ्रंटलाइन वर्कर जो समस्याएं बहुत दुगनी हो जाती। एक चीज़ और, अब स्कूल कॉलेजेस, बच्चों की पढ़ाई, 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल, 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल, छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको स्कूल में एडमिशन लेना था, वो आज तक स्कूल ही नहीं जा पाए हैं। पिछले 2 साल से तो हालात ऐसे ही हैं। अब क्या इस पर क्या विचार किया जाएगा ये, और अब अगर स्कूल खुलते हैं तो कैसे गाइडलाइंस? क्योंकि पिछली बार भी कई जगह स्कूल खुले और उसके बाद फिर केसेस देखने को मिले, और अब थर्ड वेव को लेकर कितनी तैयारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव का असर बच्चों पर पड़ सकता है, ऐसी थ्योरी भी है। देखिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार दोनों इस बारे में काफी सजग हैं, क्योंकि आपने देखा कि 12वीं के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए और लोगों को प्रमोट किया गया है। और दूसरा,
ये जो ग्रुप है इसको माना जा रहा है कि सबसे वल्नरेबल ग्रुप है बच्चों का, तो कोई भी छूट मिलेगी इनको सबसे अंत में ये स्कूलों की बात शुरू होगी। और जो थर्ड वेव के बारे में बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो तैयारियां हैं वो हम लोग उस स्तर पे कर रहे हैं। बच्चों के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की बात हो रही है और हम लोग इसमें हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हम एक मिनिमम संख्या में बेड उपलब्ध करा रहे हैं और उस पर लगातार काम चल रहा है, जिससे कि अगर ऐसी कोई संभावना होती है तो हम प्रिपेयर्ड रहें। इससे शासन स्तर पे भी काम चल रहा है, हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिल रहा है और स्थानीय स्तर पे भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं। जी, हॉस्पिटल्स के बारे में सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब जब वेव आई थी ये दूसरी, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, लोग दर दर भटक रहे थे, लोग परेशान थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसमें कितने पर्याप्त संसाधन हैं कि अब अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से उनका इलाज हो पाए। देखिए, कोरोना की सेकेंड वेव ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं। एक तो ये है कि हमें लोकल लेवल पे भी जो हेल्थ का सिस्टम है उसको और मजबूत करना होगा और उसमें काम शुरू हो गया है। अभी शासन ने हम लोगों से, जैसे रतलाम जिले की मैं बात कर रहा हूँ, हमसे 45 नए अस्पतालों के प्रपोजल मांगे हैं कि आप अगले 3 सालों में 47 नए अस्पताल बनेंगे शासकीय क्षेत्र में, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है और सिविल अस्पताल भी है। तो और पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि 2000 से ज़्यादा नए चिकित्सा केंद्रों का सेटअप अगले 2-3 सालों में स्टैब्लिश होगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान आ रहा है, क्योंकि हमने जब इस बार जब कोरोना के संक्रमण बढ़ा तो हमने इस चीज़ पे भी ध्यान दिया था कि जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर दें, और हम लोगों ने 15 दिन में व्यवस्था कर दी। उससे फायदा ये हुआ कि 15 मई तक आते आते मेडिकल कॉलेज पे प्रेशर कम होने लगा। लोग थोड़ी भी अगर स्थिति उनकी चिंताजनक होती थी तो वो स्थानीय अस्पताल में जाके उनको ऑक्सीजन बेड मिल जाते थे, ट्रीटमेंट मिल जाता था। और हमने उस समय ये भी किया था कि हमने मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट से सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स का एक वेबिनार करवाया था और उनको एक कोरोना के इलाज का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताया था कि अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट आता है तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसे करोगे। उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। अभी एक योजना पे और काम चल रहा है कि हमें ट्रेंड लोग चाहिए, एक कॉमन मैन भी हो, उसको भी कम से कम नर्सिंग की एक ट्रेनिंग हो, एक स्किल डेवलपमेंट पे इस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। और अगले 2-3 महीनों में हमें 300 से ज़्यादा बच्चों को हेल्थ के संबंध में बेसिक नर्सिंग का एक ट्रेनिंग देने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास एक प्रशिक्षित अमला गांव के स्तर पे भी उपलब्ध है। जी, एक और सवाल वो ये कि अब कोरोना के बाद एक और बीमारी ने दस्तक दी और वो बीमारी है ब्लैक फंगस। इसके लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? हालांकि कोरोना से इसका मैं मुकाबला नहीं करूंगी क्योंकि कोरोना बहुत भयावह बीमारी है और ब्लैक फंगस से उतनी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स भी बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्लैक फंगस में भी इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी केसेस मध्य प्रदेश में भी आए ब्लैक फंगस के, तो इसके लिए पर्याप्त इंतज़ाम कि लोगों को एडमिट किया जा सके या उनको ऑपरेशन हो या उनको इंजेक्शंस लगने हो, क्योंकि इंजेक्शंस की कमी की बात भी पहले सामने आई थी। तो रतलाम में सारे इंतज़ाम? देखिए, रतलाम में एक अच्छी बात ये थी कि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं है अभी, और उसके लिए एक स्पेशल वार्ड मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है और अभी हमें वो इंजेक्शन भी मिलने लगे हैं। शुरुआती दिक्कतें थी लेकिन अब हमें इंजेक्शन भी प्राप्त होने लगे हैं और थोड़े ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में कमी भी आई है। शुरुआत में सर्जरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो व्यवस्था भी यहाँ की जा रही है कि सर्जरी भी हो सके। तो और ब्लैक फंगस, जैसा आपने बताया है, ये संक्रामक नहीं है और ना उतनी बड़ी संख्या मरीजों की है। तो वर्तमान में तो रतलाम में स्थिति कंट्रोल में है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से इस भयावह बीमारी से रतलाम को आपने निकाला है और अभी भी क्या कुछ इंतज़ाम है। हमारे साथ थे रतलाम के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।